हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक फ्री कोर्स चल रहा है। इस फ्री कोर्स में हम आपको फ्री क्विज प्रोवाइड कराते हैं। डेली हमारी क्विज होती है, डेली टेस्ट होता है, जिसमें कॉमर्स वैकेंसी से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इस क्विज की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को 1500 प्लस एमसीक्यू की बुक का पीडीएफ मिलता है, जिसका वो प्रिंट आउट भी निकलवा सकता है। और डेली उस क्विज का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। 1-2 दिन में इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को लाइव क्लास में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्विज नंबर 4 है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन इन डेप्थ रेफर्स टू। ऑडिट में जो एग्जामिनेशन इन डेप्थ होता है उसका क्या मतलब होता है? एग्जामिनिंग 100% आइटम ऑफ ए पॉपुलेशन, एग्जामिनिंग ऑल द एस्पेक्ट्स एंड लाइबिलिटीज, एग्जामिनेशन ऑफ few selected transaction from beginning to the end through the entire flow of transaction, none of these। तो स्टूडेंट देखिए, दो चीजें होती है। एक होता है हमारा एग्जामिनेशन इन डेप्थ, दूसरा होता है हमारा रूटीन चेकिंग, एक और चीज होती है टेस्ट चेकिंग। तो ये तीन चीजें हमारी होती है। टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है सारे ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करके हम कुछ ही ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, सैंपल बेसिस पर चेक करते हैं, वो हमारा टेस्ट चेकिंग होता है। रूटीन चेकिंग का मतलब होता है 100% आइटम को चेक करना। और एग्जामिनेशन इन डेप्थ का मतलब कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करना, लेकिन उन ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा डेप्थ में चेक किया जाता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चेक किया जाता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ ए फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड थ्रू द एंटायर फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ वहां से लेकर उसके एंड होने तक, और कुछ ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इन कंटिन्यूअस ऑडिट, ऑडिट वर्क इज कमेंस्ड बाय ऑडिटर। जो हमारी कंटिन्यूअस ऑडिट होती है उसमें ऑडिटर अपना ऑडिट वर्क कब स्टार्ट करता है? इमीडिएटली आफ्टर acceptance of audit engagement, after closing the financial year, at any time of time as per the auditor's judgment, none of these। तो आपको पता है दो प्रकार की हमारी ऑडिट होती है, एक होती है कंटिन्यूअस ऑडिट, एक होती है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट वो होती है जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद स्टार्ट होती है, और कंटिन्यूअस ऑडिट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कंटिन्यूअस ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनते रहते हैं, ऑडिट भी चलती रहती है, साइमल्टेनियसली दोनों काम होते हैं। तो कंटिन्यूअस ऑडिट में ऑडिटर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है जैसे ही उसने ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट का काम स्वीकार किया, उसके जस्ट बाद वो स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। डेली हमारी ये क्विज होती है, तो डेली यदि आप 10 क्वेश्चन भी मानो तो एक महीने के 300 एमसीक्यूज हो गए, और आपके एग्जाम में यदि 2 महीने भी है तो लगभग 600 एमसीक्यूज हो गए। तो काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। अभी मैंने आपको कंटिन्यूअस ऑडिट का मीनिंग बताया। अब क्वेश्चन हमसे एडवांटेज जानना चाहते हैं कि फाइनल ऑडिट नहीं करवा के कंटिन्यूअस ऑडिट यदि करवाई जाए तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? अर्ली डिस्कवरी ऑफ मिस स्टेटमेंट, क्लाइंट अकाउंट्स आर ऑलवेज kept up to date, routine checking is complete in advance, all the above हमारा आंसर आ जाएगा। यदि कंटिन्यूअस ऑडिट होगी तो जो एरर एंड फ्रॉड है वो जल्दी पता चल जाएंगे, तो जो ओनर है वो कंट्रोल कर पाएंगे ना, जिसने फ्रॉड किया उसको पकड़ पाएंगे, जो एरर है उसका करेक्शन कर पाएंगे, और जो क्लाइंट के अकाउंट है वो हाथों हाथ ही अप टू डेट हो जाएंगे। फाइनल ऑडिट में तो 1 साल बाद में अकाउंट्स बन रहे हैं, उसके बाद में ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, मतलब 1.5 साल बाद में गलतियां सही होगी। और यहां पर तो ऑडिटर ने अप्रैल की ऑडिट मई में की, मई की ऑडिट जून में की, तो जो भी गलतियां वगैरह होगी वो सही कर पाएगा क्लाइंट, और अकाउंट्स बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे। अभी मैंने आपको रूटीन चेकिंग का मीनिंग बताया था, 100% आइटम्स को चेक करना। तो कंटिन्यूअस ऑडिट की वजह से हम रूटीन चेकिंग भी कर पाते हैं, वरना लास्ट में करेगा तो टेस्ट चेकिंग ही करनी पड़ेगी। ये सभी बेनिफिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट का डिसएडवांटेज जानना चाहता है। ऊपर हमने एडवांटेज पढ़े, ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं? द अटेंडेंस ऑफ द ऑडिट स्टाफ एक्ट्स एज ए मॉरल चेक ऑन द क्लाइंट स्टाफ। जो ऑडिटर और ऑडिटर का स्टाफ है वो क्लाइंट के पास डेली जाएगा कंटिन्यूअस ऑडिट में, तो उससे उसके क्लाइंट पर
नैतिक दबाव रहता है। लेस प्रेशर एट एंड में कोई प्रेशर नहीं आता। क्लाइंट स्टाफ में अल्टर एंट्रीज इन द बुक्स आफ्टर चेकिंग देयर ऑफ, जो क्लाइंट का स्टाफ है वो एंट्रीज में चेंज कर सकता है। ऑल द अबव स्टूडेंट आंसर आएगा हमारा सी, इसमें डिसएडवांटेज पूछा गया है, समझिए। देखो ए हमारा आंसर क्यों नहीं आएगा, ए वाला तो हमारा एडवांटेज है नहीं कि डिसएडवांटेज है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर और ऑडिटर का स्टाफ क्लाइंट के पास जाएगा तो क्लाइंट के एम्प्लॉइज पर दबाव रहेगा। दबाव रहेगा तो बढ़िया बात है ना, वो एरर फ्रॉड नहीं करेंगे, उनको डर रहेगा कि ऑडिटर आएगा गलती पकड़ लेगा। दूसरी बात, ईयर एंड पर ऑडिटर पर दबाव ज्यादा नहीं रहेगा, ये भी अच्छी बात है, ये कोई डिसएडवांटेज थोड़ी है, ये तो एडवांटेज है कि दबाव नहीं रहेगा। और ऑल द अबव तो आने का सवाल ही नहीं है, अगर ये दो गलत हो गए तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैज मेनी एडवांटेज टू द ऑडिटर एंड क्लाइंट। यदि इंडिपेंडेंट ऑडिटर को जल्दी अपॉइंट किया जाए तो उससे ऑडिटर का भी फायदा है, क्लाइंट का भी फायदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इज लीस्ट लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर को जल्दी अपॉइंट कर रहे हैं, उसके जो बेनिफिट है उसमें सबसे कम बेनिफिट कौन सा है, मतलब इन चारों में से एक बेनिफिट ऐसा है जो बेनिफिट इस कारण से नहीं मिलता है या वो सबसे कम अच्छा बेनिफिट है। और अर्ली अपॉइंटमेंट का मतलब एक तरीके से कंटिन्यूस ऑडिट ही मान सकते हो कि ऑडिटर को जल्दी अपॉइंट कर रहे हैं। तो जो सबसे बेकार वाला एडवांटेज है वो हमें बताना है। ऑडिटर विल बी एबल टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क इन लेस टाइम, ऑडिटर का काम जल्दी निपट जाएगा। ऑडिटर विल बी एबल टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन मोर एफिशिएंटली, ऑडिटर अपना काम ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएगा। ऑडिटर विल बी एबल टू बेटर प्लान फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का भौतिक सत्यापन होता है, उसके लिए अच्छे से प्लानिंग कर पाएगा। ऑडिटर विल बी एबल टू प्लान द ऑडिट वर्क सो दैट इट मे डन एक्सपीडियसली, कहने का मतलब है ऑडिटर अपनी ऑडिट का प्लान ज्यादा अच्छे तरीके से बना पाएगा। तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा हमारा ए, ये सबसे कम अच्छे वाला बेनिफिट है, ज्यादा अच्छे वाला बेनिफिट नहीं है। ये तो कोई फायदे वाली बात नहीं हुई कि ऑडिटर का काम जल्दी निपट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट हमसे पूछा है तो इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो ये तो सही बात है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये भी सही है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी बिल्कुल सही बात है। रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिजायर्ड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए सिस्टम वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के द्वारा पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोशिश करते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने डिटरमाइन की है उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आए। स्टैंडर्ड्स में भी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर्स, ये बात भी सही है। जैसे आप यूजेज वाले वेरिएंस निकालते हो तो वो जो स्टैंडर्ड है हमारे वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही तो है, और जब वैल्यू में आप निकाल रहे हो प्राइस वगैरह के तो वो मॉनेटरी टर्म्स में स्टैंडर्ड। ओनली एडवर्स वेरिएंस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली, इस पर हम वापस आते हैं। स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये भी सही है। ईच एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए जाते हैं, लेबर के लिए भी, मटेरियल के लिए भी, ओवरहेड के लिए भी। जो हमारा सी है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे हमने डिटरमाइन किया कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 यूनिट लगनी चाहिए रॉ मटेरियल की, अब यदि 10 से कम लग रही है तो वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन तो भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा।
हमने ये स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया था कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 यूनिट लगनी चाहिए, लेकिन केवल 4 यूनिट में ही काम हो गया। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड बनाने वाले लोग फ्रॉड कर रहे हैं, या जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने गलत प्रोडक्ट बना दिया, पूरा मटेरियल यूज में नहीं ले रहे हैं वो। तो चाहे हमारा वेरिएंस पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उसकी छानबीन होनी चाहिए, तो सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन हमसे रेवेन्यू रिसिप्ट जानना चाहते हैं। पिछली वाली क्विज में मैंने आपको बताया भी था रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, उससे जो पैसे आए हैं। अगली बात बोल रहे हैं डिविडेंड हमें मिला है। फिर बोल रहा है बैंक से हमने लोन लिया है। अगली बात है कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। देखो डी वाला तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हमसे हमारी लैंड ले ली, उन्होंने बोला यहां से तो रोड बनेगा। अब लैंड के बदले में पैसा मिल रहा है, मतलब एक तरीके से आप लैंड बेच रहे हो, वॉलेंट्री नहीं बेच रहे, कंपलसरी सही बेच तो रही हो। तो लैंड को बेचने का जो पैसा है वो तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। अगली बात बैंक से लोन ले रहे हो, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। अगली बात देखो, आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, उसको आपने 6 लाख रुपए में बेच दिया। अब इसमें जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो तो रेवेन्यू होता है, बाकी के जो 5 लाख रुपए हैं वो कैपिटल होते हैं। और डिविडेंड हमें मिल रहा है वो तो पूरी की पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। क्वेश्चन हमसे रेवेन्यू रिसिप्ट जानना चाहता था, बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्वेश्चन क्या जानना चाहता है। इफ ए हैज बीन, शुरुआत से देख लेते हैं। ए लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। तो शेयर्स कितने थे कंपनी के पास? 2000 शेयर थे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर। एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 3000 के लिए आई। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 2400। तो कंपनी ने क्या किया? 2400 वालों को 2000 शेयर दे दिए और 600 वालों को साफ साफ मना कर दिया। अब मिस्टर ए नाम का कोई पर्सन है, उसे क्या मिले हैं? 40 शेयर मिले हैं। अब स्टूडेंट आपको यहां पर गौर देना है कि ये 40 शेयर अलॉटेड वाले हैं या अप्लाइड वाले हैं। ये 40 शेयर अलॉटेड वाले हैं, तो हमें क्या निकालना है? अप्लाइड वाले निकालने हैं। यदि अलॉटेड शेयर 2000 है तो अप्लाइड वाले कितने हैं? 2400। अगर अलॉटेड शेयर 1 होता तो 2400 डिवाइडेड बाय 2000, लेकिन वो तो 40 है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 40। स्टूडेंट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये आप ध्यान रखना। तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। गुडविल ऑफ ए फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड 30,000। कि फर्म की गुडविल इन्होंने कितनी वैल्यूड की है? 30,000 रुपए ये फर्म की वैल्यूड है। इट इज अपियरिंग इन द बुक्स ₹12,000। बैलेंस शीट में ऑलरेडी इन्होंने गुडविल दिखा रखी है 12,000 रुपए से। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4। जेड को एडमिट किया है 1/4 के लिए। वॉट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। कितने रुपए की गुडविल जेड को लानी पड़ेगी? तो देखो 12,000 इन्होंने ऑलरेडी दिखा रखे हैं, तो इतना बेनिफिट एक्स एंड वाई पहले ही ले चुके हैं। बचे कितने? 30,000 में से 12,000 हम लेस करेंगे, 18,000 बच गए। 18,000 का 1/4 कहने का मतलब 4,500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप लोगों ने अभी तक क्विज देना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारी सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेनी है। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके कॉमर्स मेरी जान, ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन में जाएंगे। स्टोर ऑप्शन के अंदर आपको हमारा कोर्स मिलेगा सीएमजे का एमसीक्यू खजाना। इस कोर्स के अंदर कंटेंट वाले ऑप्शन में जाकर के आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। सभी क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वहां पर प्राइस शो करेगा ₹1, लेकिन आपको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्टूडेंट यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या जेवीवीएनएल के लिए, तो आप हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।